ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि वो जो हमने जीन बाहर से लाके होस्ट के अंदर डाल दिया, अब फिर वो क्या करने लगा, जैसे बादाम तेल बनाता था जिससे दिमाग तेज होने वाला, उस तरीके से वो तेल अब हमें इसे निकालना पड़ेगा। When you insert a alien piece of alien DNA, when you insert a piece of alien DNA into cloning vector and transfer it into a bacterial, plant or animal cell। अब उन्होंने कहा कि जब हमने क्या करा, एक बाहर से लाया डीएनए, एलियन डीएनए को किस में डाला, क्लोनिंग वेक्टर में डाला, फिर उस वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा बना उसको हमने कहाँ डाल दिया, या तो हमने बैक्टीरिया के सेल के अंदर डाला, या प्लाज्मा सेल के अंदर डाला, या एनिमल सेल के अंदर डाला। द एलियन डीएनए गेट्स मल्टीप्लाई। अब वो जो डीएनए था वो अपनी कॉपी बनाना शुरू कर देगा। इन ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज द अल्टीमेट एम इज टू प्रोवाइड अ डिजायरेबल जीन, कि लगभग जितनी भी ये सारी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज हैं, अल्टीमेट एम सबका जो मकसद है वो क्या है कि कुछ ना कुछ एक डिजायरेबल हमें प्रोटीन चाहिए, जिसके लिए हमने ये सारा काम करा। Hence there is no need for the recombinant DNA to be expressed. द फॉरेन जीन गेट एक्सप्रेस्ड अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। अब इन्होंने कहा कि जो हमने बाहर से जीन डाला था, जो फॉरेन जीन है, वो जो अब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जब उस जीन से प्रोटीन बनेगा, ये काम कब होगा, अप्रोप्रिएट कंडीशंस के अंदर होगा। द एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन इन होस्ट सेल इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग मैनी टेक्निकल डिटेल्स। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, देखो जब डीएनए से आरएनए बनता है तो क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो ये जो पूरा काम है इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए, कि जो डीएनए पहले किस में कन्वर्ट होगा, आरएनए में, फिर आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन, फिर उस प्रोटीन को हम लेंगे और अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। तो इन्होंने कहा कि ये जो एक्सप्रेशन होगा जीन का, इससे जो प्रोटीन बनेगा, इसको मतलब ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट कंडीशन पे ही होगा, बिल्कुल सटीक कंडीशन पे होगा। उसमें बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स आती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आफ्टर हैव्ड क्लोन्ड द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड हैव ऑप्टिमाइज द कंडीशन टू इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ टारगेट प्रोटीन। अब इन्होंने कहा कि जब हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो जीन हमें चाहिए था, उसकी कॉपी बना ली है, ऑप्टिमाइज द कंडीशन टू इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ टारगेट प्रोटीन, वो कंडीशन जो इसे चाहिए वो हमने दे दी, ताकि टू इंड्यूस, ताकि जो शुरू हो सके, क्या चीज़ शुरू हो सके, एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन, कि जो जीन था उससे प्रोटीन बनने का काम शुरू हो सके। वन हैज़ टू कंसिडर इट ऑन अ लार्ज स्केल। अब हम ये समझेंगे, जब भी कोई भी कंपनी इतना बड़ा काम करती है तो वो हज़ारों लीटर की तादाद में अपना ये प्रोटीन बनाती है, ताकि वो खूब सारा पैसा उससे कमा सके। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई देर इज़ अ नीड ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जैसे कि अब वैक्सीन वगैरह बनी तो ये भी बेहिसाब लीटरों में बनी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड होती है मार्केट को सप्लाई पूरी करने के लिए, और आदमी जितना इन्वेस्ट कर रहा है उसके हिसाब से वो कमाना भी चाहता है। अब ऐसा तो होगा नहीं कोई आदमी 1 करोड़ या 10 करोड़ रुपये लगा के फैक्ट्री खड़ी करे और बस 10 रुपये कमाए। अगर वो 10 लगा रहा है, कम से कम एक तो वो कमाएगा ही कमाएगा। If any protein encoding gene is expressed in a heterologous host, it is called recombinant protein। अब इन्होंने कहा कि अगर कोई प्रोटीन इनकोडिंग जीन, अगर कोई मतलब प्रोटीन बना, किसकी वजह से बना, जीन की वजह से बना, वो बना कहाँ पे, हेटरोलोगस होस्ट में, इस तरीके के प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। डीएनए को क्या नाम था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बनने वाला प्रोटीन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहाँ पर बनेगा, होस्ट के अंदर बनेगा, जिसके अंदर वो हमने डीएनए डाला। The cells harbor cloned gene of interest may be grown on a small scale in the laboratory। अब इन्होंने कहा कि जिन सेल के अंदर हमने ये जीन डाला है जो हमारे इंटरेस्ट का है, उनसे हम छोटे से स्केल, छोटी सी लेबोरेटरी में भी ग्रो करा सकते हैं। ऐसा नहीं है, बस ये है कि जितनी ज़्यादा अमाउंट में हम ग्रो कराएंगे हमें उतना ही ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा, जितने ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा उसे उतने ज़्यादा पैसों में बेच के पैसे कमा सकेंगे। द कल्चर में बी यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग द डिजायर्ड प्रोटीन एंड देन प्यूरिफाइंग इट बाय यूजिंग सेपरेशन टेक्निक। जब इन सेल के अंदर प्रोटीन बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, सेल के अंदर से प्रोटीन बाहर निकालेंगे, फिर उसे हम प्यूरिफाई करेंगे, फिर इस सब काम के लिए अलग अलग सेपरेशन वाली टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ होंगी। द सेल कैन ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड इन अ कंटिन्यूस कल्चरल सिस्टम wherein the used medium is drained out from one side while the fresh medium is added from the other to maintain the cell in the physiological most condition। अब इन्होंने कहा कि अगर हमें लगातार ही चाहिए, मतलब हमें पता नहीं कि जैसे कोई भी चीज़ है, हमने कोई एक ऐसा प्रोटीन बना लिया जो दुनिया के आखिर तक इस्तेमाल होगा, तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके की भट्टी बना लेंगे, इस तरीके का एक सिस्टम बना लेंगे कि एक तरफ से हम कच्चा माल डालते रहेंगे और दूसरी तरफ से हमें प्रोटीन लगातार मिलता रहेगा। इस तरीके से क्या होगा कि जो सेल है, जो उनकी फिजियोलॉजिकल मोस्ट ऑप्टिमम कंडीशन होगी उसमें वो बने रहेंगे और लगातार हमें प्रोटीन भी मिलता रहेगा, बिल्कुल उसकी सप्लाई कभी भी नहीं टूटेगी। इस तरीके के सिस्टम को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस कल्चरल सिस्टम। अंडरलाइन कर लो
कंटिन्यूस कल्चरल सिस्टम ऐसे होंगे जिसमें यूज मीडियम इज ड्रेन आउट, जो चीज़ इस्तेमाल हो चुकी बेकार होगी उसे हम एक तरफ निकाल देंगे, और जो फ्रेश मीडियम होगा उसे हम एक तरफ से लगातार ऐड करते रहेंगे, और जो प्रोटीन हमें चाहिए वो भी मिलता रहेगा। This type of culturing method produce a larger biomass leading to higher yield of desired protein। अंडरलाइन कर लो कि जो कंटिन्यूस कल्चरल सिस्टम होते हैं, ये जो तरीका होता है कल्चरिंग करने वाला, ये एक ऐसा है जो हमें क्या देगा, लार्जर बायोमास की बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें ये प्रोटीन देगा। हायर yield ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन की जो प्रोटीन हमें चाहिए उनकी हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट मिलती है। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर्स कैन नॉट यील्ड अप्रिशिएबल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट। अब इन्होंने कहा कि जो छोटे वॉल्यूम वाले कल्चर्स होते हैं उनसे इतना ज़्यादा प्रोडक्ट की हमें क्वांटिटी नहीं मिल सकती जितने इन कंटिन्यूस वाले से मिल जाती है। टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर वेयर लार्ज वॉल्यूम 100 to 1000 लीटर्स ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड। अगर हमें ज़्यादा क्वांटिटीज़ में चाहिए तो इसके लिए कुछ मशीन्स वगैरह बनी, क्या नाम है उनका, बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर की वॉल्यूम बहुत बड़ी होती है, कितनी बड़ी होती है, 100 से 1000 लीटर तक ये एक टाइम पे प्रोडक्ट हमें दे सकते हैं। वॉज रिक्वायर्ड Thus, bioreactor can be thought of as vessels in which raw materials are biologically converted into specific product। अब इन्होंने कहा कि बायोरिएक्टर को हम ऐसे वेसल्स, ऐसे बर्तन मान सकते हैं जिसमें रॉ मटेरियल, जिसमें हम कच्चा माल जो होगा वो एक तरफ से डाल देंगे, मतलब जो सेल वगैरह हैं उन्हें हम एक तरफ से डाल देंगे, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट की जो हमें प्रोटीन चाहिए वो उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे जो सेल हमने डाले, चाहे वो प्रोडक्ट कोई भी एक अच्छा खासा एंजाइम भी हो सकता है। यूजिंग माइक्रोबियल, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल। इसमें हम मतलब कोई भी, जैसे कि प्लांट या एनिमल या ह्यूमन सेल के अंदर हमने कोई बाहर से लाके जीन डाला, उस जीन की मदद से सपोज करो इंसुलिन बन गई, तो हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि बायोरिएक्टर कुछ ऐसे वेसल्स हैं, कुछ ऐसे बर्तन हैं, उसमें हमने क्या डाला, प्लांट सेल डाल दिया, एनिमल सेल डाल दिया या फिर ह्यूमन सेल डाल दिया। ये जो सेल है ये कन्वर्ट हो जाएंगे, किस में कन्वर्ट होंगे, इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब ये इंसुलिन बना देंगे, इंसुलिन सीक्रेट कर देंगे जो हमें चाहिए। A bioreactor provides the optimal condition for achieving the desired product by providing optimum growth condition। अब इन्होंने कहा कि जो बायोरिएक्टर है वो क्या प्रोवाइड करेगा, ऑप्टिमल कंडीशन, मतलब बेस्ट कंडीशन प्रोवाइड करेगा जो चाहिए प्रोडक्ट को बनाने के लिए। कैसे प्रोवाइड करेगा, कौन कौन सी बेस्ट कंडीशंस होती हैं, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन्स एंड ऑक्सीजन, जो भी ये इन्हें चीज़ें चाहिए होंगी इन सब सेल्स को, वो इन सब को प्रोवाइड करेगा। कैसी प्रोवाइड करेगा, ऑप्टिमम वाली प्रोवाइड करेगा। फिर इन्होंने कहा द मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर्स आर स्टीयरिंग टाइप। अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर लो कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन बायोरिएक्टर होते हैं वो कौन से वाले होते हैं, स्टीयरिंग टाइप। स्टीयरिंग का मतलब होता है घोलने वाला, जैसे गिलास लो, चीनी डालो, चम्मच से जब हम उसे गोल गोल घुमा रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, स्टीयर करना, घुमाने वाले। तो इस तरीके के बायोरिएक्टर होते हैं जिसके बीच में क्या होगा, चम्मच की तरह कुछ स्ट्रक्चर होगा जो लगातार घूमता रहेगा। अब ए वाली डायग्राम देखो, सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर में देखो सबसे ऊपर लेबलिंग आ सकती है, क्या बना हुआ है, मोटर बना हुआ है, मोटर के नीचे क्या है, फोम ब्रेकर, फोम का मतलब झाग, जब इस सॉल्यूशन में कोई झाग बन जाएंगे उसको तोड़ने के लिए है। फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर, घुमाने के लिए, कल्चरल ग्रोथ को घुमाने के लिए। फिर उसके बाद सबसे नीचे दिखाया है स्टेराइल एयर। स्टेराइल का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ जो बिल्कुल वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया वगैरह, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ना हो, तो यहाँ पे ऐसी एयर होगी, ठीक। फिर ऊपर की तरफ एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल, पीएच कंट्रोल करने के लिए हम वहाँ पे क्या डालेंगे, एसिड बेस डालते रहेंगे ज़रूरत के हिसाब से। स्टीम फॉर स्टीरिलाइजेशन, स्टीम का मतलब भाप, स्टीरिलाइजेशन मतलब कोई भी अगर फालतू बैक्टीरिया आ गया है उसे मारने के लिए हम क्या डालेंगे, स्टीरिलाइजेशन करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, स्टीम। क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ जब बायोरिएक्टर में काम चल रहा है हम उसे स्टेराइल कंडीशन रखने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, स्टीम का, कि उसमें क्या डालेंगे, गरम गरम भाप डालते रहेंगे। फिर उसके बाद आता है सेकेंड वाला, स्पार्ज्ड स्टिर टैंक बायोरिएक्टर थ्रू विच स्टेराइल एयर बबल्स आर स्पार्ज्ड। इन्होंने कहा कि जो दूसरा वाला है वो स्पार्ज्ड वाला है, बायोरिएक्टर है, इसमें हम स्टेराइल एयर के बबल्स को डालेंगे, मिक्स करेंगे, ठीक। अब इन्होंने इसमें एक चीज़ ये दिखाई है कि बबल्स बनते हुए दिखाए हैं। बबल्स पे इन्होंने बताया कि बबल्स बनने से क्या फ़ायदा, बबल्स ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया, क्योंकि बबल्स जब बन जाएंगे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा। फिर इन्होंने ऊपर भी दिखा रखे हैं कि लहर, जैसे लहर बनी, वेव्स बनी हुई होती हैं ओशियन में, बिल्कुल उसी तरीके से दिखा रखी हैं। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, जब ये लहर बन जाएंगी, वेव्स बन जाएंगी, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी। फिर उसके बाद नीचे देखो,
A stirred tank reactor is usually cylindrical or with a curved base to facilitate the mixing of reactor content। अब इन्होंने कहा कि जो स्टिर्ड टैंक रिएक्टर होता है ज़्यादातर कैसा होगा, सिलेंडर की तरह होता है, विद अ कर्व बेस, कि नीचे से जो इसका बेस होगा, इसकी जो तली होगी वो कैसी रहेगी, कर्व। कर्व क्यों रहेगी, टू फैसिलिटेट, ताकि आसानी हो, किस चीज़ में आसानी हो, मिक्सिंग द रिएक्टर कंटेंट, कि रिएक्टर के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी, जितने भी उसके कंटेंट हों, उन सबको आपस में मिक्स करने के लिए। द स्टिरर फैसिलिटेट्स इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। स्टिरर क्या, जैसे गिलास लो, उसमें चम्मच से हम पानी घोल रहे हैं, पानी में चीनी घोल रहे हैं, तो चम्मच बार बार घुमा रहा है, चम्मच घुमा रहा है ना पानी को और चीनी को, तो चम्मच को क्या बोलेंगे, स्टिरर। उसी तरीके से इनके बीच में जो भी ये डंडे हैं जिसकी वजह से सॉल्यूशन पूरा रोटेट होगा, अच्छे तरीके से मिक्स हो पाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टिरर। इन्होंने कहा था स्टिरर फैसिलिटेट्स, आसानी करेगा किस चीज़ में, इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू द बायो रिएक्टर। जब ये डंडा बार बार घूमता रहेगा, उसके जो भी अपने कंपोनेंट उसके अंदर हैं वो सब आपस में बहुत सही तरीके से मिक्स होते रहेंगे और ऑक्सीजन भी सही तरीके से मिलती रहेगी। ऑल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द रिएक्टर। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम नीचे से ऑक्सीजन की सप्लाई कर दें और ऑक्सीजन बबल के रूप में पूरे सॉल्यूशन में मिक्स हो जाए। If you look at the figure closely, you will see that the bioreactor has an agitator system, an oxygen delivery system, and a foam controlling system, a temperature controlling system, pH controlling system, and sample ports, so that small volume of the culture can be withdrawn periodically। अब इन्होंने कहा कि बायोरिएक्टर के अंदर क्या क्या होता है, एगिटेटर। एगिटेटर दूसरा नाम है किसके लिए, स्टिटर, उसके लिए स्टिरर के लिए। घुमाने वाले सिस्टम को भी क्या बोलते हैं, एगिटेटर ही बोलते हैं। एक सिस्टम क्या है, एगिटेटर घुमाने वाला, दूसरा सिस्टम क्या है, ऑक्सीजन को डिलीवरी करने वाला, तीसरा सिस्टम क्या है, फोम को कंट्रोल करने वाला, कि जहाज ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं बन गए। चौथा सिस्टम किसके लिए, टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला। पांचवा सिस्टम किसके लिए, पीएच को कंट्रोल करने वाला। और छठा सिस्टम क्या है, सैम्पलिंग पोर्ट। उसमें ये होगा कि हम हर वक्त, हर थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन अपनी ज़रूरत के हिसाब से निकालते रहेंगे, पैक करते रहेंगे और मार्केट में बेचते रहेंगे। अब आता है 11.3.6 डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। After completion of biosynthetic phase, the product has to be subjected through a series of process before it is ready for marketing। अब इन्होंने कहा जब ये बायोसिंथेटिक स्टेज, मतलब सेल ने जब प्रोटीन अपना बना लिया, अब उसने जो प्रोटीन बनाया उसका जो प्रोडक्ट है सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेस। अब उसके हम बहुत सारे प्रोसेस कराएंगे। कब कराएंगे, बिफोर, पहले। इट इज़ रेडी फॉर मार्केटिंग, मतलब मार्केट में बेचने से पहले अभी उसके ऊपर हम बहुत सारे प्रोसेस और कराएंगे। एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, कि मार्केट में फिनिश प्रोडक्ट के नाम पे बिकने से या उसके तौर पे बिकने से पहले इसके अंदर हम बहुत सारे प्रोसेस कराएंगे। क्या क्या काम हमें कराने पड़ेंगे, द प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन विच आर कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। पूछा जाता है बताओ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होगा, कि भैया जो प्रोटीन उसने बनाया पहले तो हम उसे सेपरेट करेंगे, सेल के अंदर जो भी डीएनए आरएनए फालतू चीज़ें हैं उन सबसे हम दूर करेंगे, जो हमारा प्रोटीन है उसे निकालेंगे। प्रोटीन एक तरीके के नहीं, सेल के अंदर बहुत सारे तरीके के होंगे, तो हम उसे प्योरीफाई करेंगे। जो भी दूसरे प्रोटीन वगैरह हैं उन सबको हम दूर करेंगे, जो हमें प्रोटीन चाहिए, जो हमने बनाया है उसको हम निकालेंगे। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। द प्रोडक्ट हैज़ टू बी फॉर्मुलेटेड विद सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स। अंडरलाइन कर लो। अब ये जो प्रोडक्ट है, अगर इसकी एक्सपायरी 6 महीने है, हमें बढ़ानी है, 1 साल करनी है, तो इसमें हम क्या डालेंगे, प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, किसी चीज़ की एक्सपायरी को बढ़ाने वाले। ध्यान रखना, प्रिजर्वेटिव को ऐड करना डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर नहीं आता। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर सिर्फ 2 चीज़ आएगा, निकालना और प्यूरिफाई करना। प्रिजर्वेटिव ऐड करना ये काम हम अलग से करते हैं, ये काम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर नहीं आता एनसीईआरटी के हिसाब से। सच फॉर्मुलेशन हैज़ टू गो अंदर थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स एज इन केस ऑफ ड्रग। अगर हमने कोई ड्रग बनाया तो उसका हम क्या कराते हैं, क्लिनिकल ट्रायल। सुना होगा मंकी पे ट्रायल चल रहा है, चिंपैंजी पे चल रहा है, ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। तो इस सब तरीके के ट्रायल्स होते हैं कब, जब हम कोई ड्रग्स वगैरह बनाएं या वैक्सीन वगैरह बनाएं, ताकि सही तरीके से सही चीज़ बनी है या फिर नहीं बनी। क्या पता कि जीन में कोई छेड़छाड़ हो गई हो, कोई साइड इफेक्ट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। स्ट्रिक्ट क्वालिटी टेस्टिंग होती है, किस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, जैसी होनी चाहिए वैसी है या नहीं है। द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी टेस्टिंग प्रोसेसिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है और हर प्रोडक्ट का अपना अपना क्वालिटी चेक कंट्रोल होता है। ठीक, एक बार समरी पढ़ लेते, क्या पता इसमें कुछ हो। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म, सेल्स और एंजाइम। अब इन्होंने कहा कि जो बायोटेक्नोलॉजी है इसमें हम क्या डील करते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, की बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम बनाते हैं, बनाने के साथ साथ बेचते हैं, मार्केटिंग करते हैं। किस चीज़ की, प्रोडक्ट की। अच्छा, एंड प्रोसेस,
किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सेल या फिर एंजाइम। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वाज मेड पॉसिबली ओनली व्हेन मैन लर्न टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए एंड कंस्ट्रक्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इन्होंने कहा आज के टाइम पे जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म के जिनसे हम छेड़छाड़ कर चुके हैं। ये कब पॉसिबल हुआ? कि जब हम आदमी ये सीख गया था कि टू ऑल्टर मतलब चेंज करना, किस चीज़ को चेंज करना? डीएनए की केमिस्ट्री को चेंज करना, एंड कंस्ट्रक्ट बनाना, किस चीज़ को बनाना? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाना। जब ये दो काम आदमी सीख गया था तो वो ये काम कर पाया। दिस की प्रोसेस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। अभी इन्होंने कहा कि ये जो काम है इसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का दूसरा नाम क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। किसका इस्तेमाल करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। डीएनए लाइगेज मतलब डीएनए को जोड़ने वाला। अप्रोप्रिएट प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के साथ साथ वायरल वेक्टर। वायरल वेक्टर वो किसकी बात कर रहा है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के मतलब क्या? एनसीईआरटी ने दूसरा नाम लिया, क्या नाम लिया? वायरल वेक्टर। वेक्टर मतलब लेके जाने वाला, वायरल मतलब वायरस। टू आइसोलेट एंड फेरी, फेरी का मतलब क्या होता है? एक किनारे से दूसरे किनारे पे लेके जाने वाला। जो नाव है उस तरीके से फेरी की तरह काम करेगा, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। किसको? फॉरेन डीएनए को लेके जाएगा। और कहाँ लेके जाएगा? होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर तक लेके जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन, मतलब वो जो जीन है वो क्या करेगा? वो अपना प्रोटीन बना देगा। फिर हम क्या करेंगे? प्यूरिफिकेशन ऑफ द जीन प्रोडक्ट, कि जीन ने जो प्रोडक्ट बनाया, जो प्रोटीन बनाया, उसे हम प्यूरिफाई करेंगे। दैट इज द फंक्शनल प्रोटीन, मतलब कि वो एक अच्छा खासा काम करने वाला प्रोटीन होगा। फाइनली मेकिंग अ सूटेबल फॉर्मुलेशन फॉर मार्केटिंग, फिर हम उसका एक फॉर्मुलेशन बनाएंगे। फॉर्मुलेशन बनाने का मतलब ये है कि इतने % ये वाला प्रिजर्वेटिव हम उसके अंदर ऐड करेंगे ताकि इसकी एक्सपायरी 1 साल या 2 साल बढ़ जाए। लार्ज स्केल प्रोडक्शन इन्वॉल्व बायोरिएक्टर, अगर हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाना है तो हम किसका चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? बायोरिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 10 रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन विच आर यूज इन मेडिकल प्रैक्टिस, फाइंड आउट व्हाट दे आर यूज एज थेराप्यूटिक्स, यूज द इंटरनेट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 10 रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, इसमें एक इंसुलिन वगैरह भी आता है और बहुत सारे आते हैं, ठीक। तो ये देख लेना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बाहर की चीज़ है लेकिन क्वेश्चन क्या है? एनसीईआरटी का, तो कहीं से भी पूछ सकता है वो। 10 मिल जाएंगे, बहुत आराम से मिल जाएंगे, मेरे पास थे लिखे हुए, ठीक।